दिल्ली शहर में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग व्यापारियों के भेष में आए, जिन्होंने स्वयं को चीन का निवासी बताया और साहूकार से प्रार्थना की कि उन लोगों के पास कुछ जेवरात हैं, जिन्हें वह बिकवा दे तो बड़ी कृपा होगी। साहूकार ईमानदार था। छलकपट की बातें उसे मालूम न थीं। उसने स्वाभाविक सरलता से कहा, जब तक मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, तब तक कैसे इनका बिकना संभव होगा। अतएव आप लोग इन जेवरातों को आज हमारे पास रहने दीजिए, कल दोपहर तक इनका इंतजाम हो जाएगा। व्यापारियों के रूप में जो ठग थे, उन्होंने कहा, आप बेखट के जेवरों को अपने पास रखिए, पर ध्यान रहे कि जब हम दोनों ही आपके पास जेवरात लेने आएं तो दीजिएगा, केवल किसी एक के आने पर नहीं। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। सब जेवरात साहूकार के हवाले करके ठगों ने अपना मार्ग लिया। कुछ दूरी का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ने वापस आकर साहूकार से कहा, आप कृपा करके जेवरात वापस दे दें। हम लोग कल दोपहर तक आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? आने वाले ठग ने उंगली से दूसरे ठग की ओर इशारा करके साहूकार को बताया कि उसके आदेश से ही वह आया है। साहूकार को यकीन हो गया और जेवरात वापस कर दिए। कुछ समय बाद जब दूसरा साथी आया और जेवरों को वापस मांगा तो साहूकार ने कहा, आपका दूसरा साथी आया और जेवरात लेकर चला गया। मैंने उससे कहा भी कि आपके दूसरे साथी कहाँ हैं, तो वह बोला कि देखो वह ही तो है, उन्हीं के कहने से तो आया हूँ। ये बातें जब उसने कही तो मैंने अवरात वापस कर दिए। दूसरे ठग ने साहूकार की एक न सुनी। उसने जेवरात वापस लिए बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया और बोला, जब मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था तो ऐसी बातें क्यों पैदा हुई? जब तक मैं न आता आपका उसे जेवर देना उचित न था, इसका दंड मैं क्यों भोगूं? आपने जैसा किया वैसा भोगिए। साहूकार ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, आप भी उस वक्त चौराहे पर खड़े थे, जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया, वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं पर खड़ा भी नहीं हो सकता? मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। मामला बढ़ता ही गया। अंत में ठग ने अकबर बादशाह के यहाँ जाकर सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने उनके फैसले का भार बीरबल को सौंपा। बीरबल ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने अपनी सफाई दी और बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को निश्चय हो गया कि दावा झूठा है, परंतु यह होते हुए भी बिना सबूत दंडित करना ठीक नहीं। यह ख्याल करके बीरबल ठग से बोले, जब तुमने यह कहा था कि तुम दोनों साथ आओ तभी जेवरात वापस किए जाएं, तो तुम अकेले ही क्यों आए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जब तुम अपने दूसरे साथी के साथ आओगे तभी जेवरात वापस किए जाएंगे। जब ठग से कोई जवाब न बना तो बीरबल ने साहूकार को हुक्म दिया, अब जब यह कभी दोनों साथ आएं, इन्हें हमारे पास लाना, यदि अकेले आए तो भी साथ लाना। साहूकार इस फैसले से बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर बादशाह ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि प्रशंसा की। कहानी 2। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी चुपचाप एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो अकबर बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी, शौच जाते समय हमने उतार कर रख दी और जब वापस लौटे तो देखा कि अंगूठी गायब है। हमें जहां तक यकीन है कि किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बता दें। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने अकबर बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। अकबर बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान सटाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है।
बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको अकबर बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने हो गए थे, उस सरदार की हरकत छिपी न रह सकी। फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर अकबर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया और बोले, देखिए, आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न? अकबर बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कहानी 3। एक बार अकबर बादशाह बीरबल से बोले, दो ऐसे जीवधारियों को लाओ, जिनमें से एक तो उपकार मानता हो और दूसरा उपकार के बदले अपकार करने को तैयार रहता हो। बीरबल बहुत सोच विचार कर एक कुत्ता और साथ में अपने दामाद को लेकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह से उन्होंने कहा, आज्ञानुसार दोनों जीवधारी उपस्थित हैं, जिनमें क्रमशः उक्त गुण विद्यमान है। अकबर बादशाह बोले, इनमें से किसी की कृतज्ञता का प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए यह कुत्ता है, केवल रोटी का टुकड़ा पाता है, पर फिर भी मालिक का वफादार है। अपने ऊपर जो आफत आती है, उसे झेलता हुआ मालिक को खतरे से बचाने का प्रयत्न करता है। आप चाहे इसे मार पीट कर घर से निकाल दीजिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ आपके पुकारने पर दौड़ा चला आएगा। उसके ठीक विपरीत, अपने दामाद की ओर इशारा करके, इस मनुष्य की हालत यह है कि लड़की का पिता चाहे अपना सर्वस्व दे दे और स्वयं रास्ते का भिखारी बन जाए, पर इसको कभी संतोष नहीं होगा। बीरबल की बात अकबर बादशाह को बहुत पसंद आई और दामाद की तरफ से उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने आज्ञा दी, इस आदमी को ले जाकर फांसी दे दो और कुत्ते को ले जाकर दूध पिलाओ। अकबर बादशाह की ऐसी आज्ञा से बीरबल पहले तो एकदम घबरा गए, पर तत्क्षण संभलकर बोले, जहांपनाह, मैंने सिर्फ अपने दामाद के लिए तो ऐसा नहीं कहा था, बल्कि मेरा मतलब तो सभी दामादों से था, किसी विशेष से नहीं। ऐसी स्थिति में सिर्फ मेरे दामाद को ही दंड देना न्यायोचित न होगा, क्योंकि आप भी तो किसी के दामाद ही हैं। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बादशाह झेंप कर मुस्कराने लगे और उन्होंने अपनी आज्ञा रद्द कर दी। कहानी 4। एक दिन एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। घर में सिवा उनके दूसरा कोई न था। उनके पास 1000 अशर्फियां थीं, जिन्हें उन्होंने अपनी युवावस्था में बड़े परिश्रम से कमाकर बुढ़ापे में सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए रख छोड़ा था। घर छोड़ने से पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। घर सूना था, अतएव उन्हें वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित न समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। तदनुसार अपने मित्र के पास जाकर अपना निवेदन किया। मित्र महोदय ने उनकी बहुत आवभगत की, अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाईं। सारांश यह है कि वृद्ध सज्जन को काफी विश्वास पात्र बनाने की दृष्टि से जो कुछ भी कहते बना, उन्होंने कहा। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने यहाँ उनकी अशर्फियां रख ले, ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। आखिरकार वृद्ध सज्जन अशर्फियां मित्र के सुपुर्द करके जहां उन्हें जाना था, चले गए। कुछ दिनों बाद जब वह बाहर से लौटे तो अपने मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। जब बूढ़े ने अपनी अशर्फियों का जिक्र किया और उनको वापस मांगा तो युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आईं? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्रवर हंसी कर रहे हैं, लेकिन जब मित्र का रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां मार लेना चाहता है। अब तो बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा इन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो आज से ही दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में आश्वासन या किसी प्रकार की मदद न कर सका। अंत में जब उसे हालत से लाचार होना पड़ा तो उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया।
बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त वे अशर्फियां तुमने अपने मित्र को दी थी, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? वृद्ध सज्जन ने कहा, मैं था, मेरा यही मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ था, जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। यह सुनकर बीरबल बोले, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। पेड़ यदि तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा टाल न सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हुआ। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हुई तब बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीला, पथरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, जिससे देर हो जाना स्वाभाविक है। बीरबल यह सुनकर समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर उलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से अर्जी की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम कई बार लेकर प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह न डिगा, न उसने कुछ जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता ही। बीरबल बोले कि यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन की अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा न होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य में आकर कहते, कौन सा पेड़? अतः तुमने अशर्फियां जरूर ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी अब वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। वह कुछ उत्तर न दे सका। उसने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिलवाया। कहानी 5। बीरबल के परिवार में उनकी स्त्री, एक 7 साल की आयु का लड़का तथा उससे छोटी 6 साल की आयु की एक लड़की थी। एक दिन बीरबल किसी काम से राजकीय कार्य में उलझे हुए थे। बीरबल को काम में फंसा हुआ देखकर अकबर बादशाह को उनके परिवार की परीक्षा लेने की सूझी। वह वेश बदलकर बीरबल के यहाँ पहुंचे। वहां उस समय घर में 3 सदस्यों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अकबर बादशाह वहां अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वह आए। यह सुनकर लड़की बोली, वह तो नहीं है। बीरबल की पत्नी मकान के अंदर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। बच्चों को आपस में संकल्प विकल्प करते देख बोली कि वह होते हैं और नहीं भी। अकबर बादशाह तीनों के मुख से निकला यह सांकेतिक वार्तालाप न समझ सके। वह बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने आए थे, पर यहाँ आकर दूसरा ही सवाल उनके सामने उपस्थित हो गया। वह उल्टे पांव सभा भवन की ओर आए। सभा भवन पहुंचते ही उन्होंने सब सभासदों के बीच तीनों बातों को रखा और इसका आशय पूछा, लेकिन अकबर बादशाह के सवालों का कोई उत्तर न दे सका। तब बीरबल को बुलाया गया और उनसे भी अकबर बादशाह ने वही सवाल पूछे। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, यह बात उस वक्त की जान पड़ती है जबकि किसी कुलीन के घर में परिचित व्यक्ति यह जानते हुए भी कि गृहस्वामी मकान में नहीं है, कहीं गया होगा तो उसके घरवालों ने ऐसी बात कही होगी। यानी इस बात में वह आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी और तीसरी बात वह होते हैं और नहीं भी का मतलब है कि किसी बैल के सींग होते हैं, किसी के नहीं भी होते। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप रह गए और मन ही मन उन्होंने बीरबल तथा उनके परिवार के सदस्यों की बुद्धि की तारीफ की।
कहानी 6। एक दिन अकबर बादशाह ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बैल का दूध ला दो। बीरबल बोले, लाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इस काम में 4-6 दिन अवश्य लग जाएंगे। अकबर बोले, 4-6 दिन की जगह अगर 8-10 दिन भी लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैल का दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक मशहूर वैद्य ने मुझे एक दवा दी है जिसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है। बीरबल घर आए और उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके कहा, कल आधी रात को बादशाह के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। यदि बादशाह पूछें तो जो कुछ मैंने कहा है उन्हें वह सब बता देना। अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को घर के मैले कुचैले कपड़ों की एक गठरी बांधी और बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से फटफट फटफट का कर्णभेदी स्वर गूंजने लगा और बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उनकी निद्रा भंग करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 18-19 वर्ष की एक सुंदर युवती कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दी और पहले के समान काम में व्यस्त रही। सिपाही उसकी इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, अर्धरात्रि में कपड़े धोकर तुमने बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा की भी अवहेलना कर रही हो। यह उचित नहीं। भलाई इसी में है कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। युवती तो यह चाहती ही थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह के सामने पहुंच गई। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? युवती ने घबराहटपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आलीज़ा, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। यह कहते कहते बादशाह के कुद चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। लड़खड़ाती हुई जुबान में वह आगे और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह न सकी। बादशाह ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच बात बता देने पर तुम दंड से मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर युवती ने कहना शुरू किया, आज सुबह मेरे पिताजी के लड़का हुआ है। दिन भर तो मैं वहीं कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में जगह न होने की वजह से यहाँ कपड़े धोने चली आई। कल इन्हें काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह और भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम क्या बक रही हो? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न होते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष के बच्चा होना संभव क्यों नहीं हो सकता? अब बादशाह को अपनी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने युक्त पूछा, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमानी बीरबल की ही है, पर प्रकट में बोले, तुम्हें ऐसा करने की किसने सलाह दी? युवती बोली, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। बादशाह उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सा धन देकर उसे पालकी पर बैठा उसी समय उसके घर पहुंचवा दिया। कहानी 7। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा, खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था? बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए और वह आगे कुछ बता ही रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे उनकी दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक बादशाह को याद आया कि बीरबल ने उस दिन दावत की भोजन सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वह बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते वह किसी दूसरे काम में लग गए थे और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं।
यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कड़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दी। उपस्थित दरबारी न समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कड़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाया और मोतियों की माला पाने की सभी ने सोची। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कड़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कड़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं की गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कड़ी की हांडियां सामने ले जाकर पेश कीं। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हांडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहांपना, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कड़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हांडियों में आपको कड़ी भेंट करने के लिए लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफ़ी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में आकर उन्होंने उन सब को दरबार से बाहर कर देने का हुक्म दे दिया और उनसे बोले, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। कहानी 8। अकबर राजा अपने मंत्री बीरबल से बहुत खुश रहता था और हर बात पर उससे सलाह लेता रहता था, जिसकी वजह से दूसरे दरबार के मंत्री बीरबल से बहुत चिढ़ते थे। एक दिन सब मंत्रियों ने मिलकर बीरबल से बदला लेने के लिए तरकीब सोची। अकबर राजा के पिता स्वर्ग में थे और अकबर उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मंत्रियों ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। मंत्रियों ने शाही नाई को बुलाया और उसे सोने के सिक्कों का लालच दिया। शाही नाई ने पहले को मना किया, लेकिन फिर पैसों के लालच में आकर वह भी मंत्रियों के साथ मिल गया। फिर वह अकबर राजा के पास गया और बोला, राजा जी, आपके पिताजी सुबह मेरे सपने में आए और बोले, मेरे बेटे अकबर को बोलना कि मैं यहाँ खुश हूँ और आपके और बीरबल के किस्से सुनता रहता हूँ, लेकिन अगर बीरबल मेरे पास आ जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यह सुनकर राजा अचंभित हो गए और बोले, मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनकी खुशी के लिए उनकी बात मान लूंगा। अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजकर बीरबल को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। बीरबल यह सुनकर समझ गया कि यह सब शाही नाई और मंत्रियों का ही काम है। बीरबल ने सोचकर बोला, राजा जी, मुझे एक दिन दीजिए, मैं अपने सारे जरूरी काम निपटा लूं। राजा मान जाता है और सारे मंत्री भी खुश हो जाते हैं कि अब तो बीरबल नहीं बचेगा। बीरबल ने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और उसमें एक गुप्त रास्ता बनवाया जो सीधा उसके घर पर निकलता था। फिर वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि हमें अपने घर की आगे की कब्र में दफनाया जाए। राजा यह बात मान गया और अगले दिन बीरबल को कब्र में दफना दिया। सब मंत्री खुश हो गए कि चलो अब बीरबल से पीछा छूटा। बीरबल कब्र से निकलकर घर पर आराम करने लगा और तीसरे दिन राजा से मिलने आया। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, तुम तो मर गए थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, राजा जी, मैं आपके पिताजी से मिला, वह मुझे मिलकर बहुत पसंद हुए और बोले, यहाँ पर कोई नाई नहीं है, अगर तुम अपने साथ शाही नाई को भी ले आते तो अच्छा होता। बस उनकी यह बात सुनकर मैं वापस आ गया शाही नाई को लेने। शाही नाई यह बात सुनकर डर गया और राजा से माफी मांगने लगा। नाई ने फिर पूरी बात राजा को बताई कि कैसे उसने मंत्रियों के साथ मिलकर यह सब योजना बनाई। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और नाई और सब मंत्रियों को जेल कोठरी में डाल दिया। कहानी से सीख, हमें मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए और दिमाग से काम लेकर मुश्किल से बाहर निकलना चाहिए। कहानी 9। एक बार की बात है, अकबर राजा अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ अपने राज्य के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल में उस सभा में मौजूद था। बीरबल से सभी दरबारी जलते थे। सभी दरबारियों ने सोचा कि क्यों न अकबर राजा के सामने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। फिर उन्होंने अपने पास के गांव से एक किसान को बुला लिया और उसे अपनी योजना बताई और उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। किसान भी मान गया।
अगले दिन वह किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक मटका था। सब लोग उस मटके को ही देखने लगे। फिर किसान अकबर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हुई और मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उसने बीरबल के तरफ देखा तो बीरबल ने भी हामी भर दी। फिर अकबर ने बोला कि बताओ, तुम बीरबल की कैसे परीक्षा लेने चाहते हो? किसान बोला कि मेरे पास यह मटका है जिसमें रेत और चीनी मैंने मिला दी है। अगर बीरबल बिना पानी के उपयोग करे रेत और चीनी को अलग कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह काम तो बीरबल नहीं कर पाएगा और अकबर के नजरों में बीरबल गिर जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल के तरफ देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला कि महाराज की यह तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर सब दरबारी और अकबर हैरान रह गए। फिर बीरबल अपनी जगह से उठा और किसान को अपने साथ अपने बचीगे में ले गया। वहां पर एक आम को पेड़ था। बीरबल उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वहां पर अपने दाएं हाथ से मटके को उल्टा कर दिया। किसान बोला कि रेत और चीनी को अभी तक अलग नहीं हुई। तब बीरबल बोला कि अब हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगले दिन किसान फिर राजा के दरबार में आया। फिर सब मिलकर उसी आम के पेड़ के पास गए। अब वहां पर सिर्फ रेत ही बची हुई थी। सब यह देखकर हैरान रह गए। फिर किसान अचंभित होकर बोला कि चीनी कहाँ गई? तब बीरबल ने बताया कि इस आम के पेड़ के नीचे बहुत चींटियां रहती है, जिन्होंने रातों रात सब चीनी अपनी रहने की जगह पर ले गई। अब तुम्हारी चीनी वह सब मजे से खा रही होंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। किसान को बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान गया और सब दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। फिर अकबर ने किसान को बोला कि तुम्हें अपनी चीनी चाहिए तो तुम चींटियों की गुफा में जाकर उनसे ले सकते हो। यह सुनकर फिर से सब हंसने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों को अपमानित करने का प्रयास न करें। कभी कभी यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। कहानी 10। एक बार अकबर राजा खाना खाने के बाद सोने गया। राजा को जाते ही नींद आ गई। नींद में राजा को एक सपना आया। सपने में राजा ने देखा कि मेरा एक दांत छोड़कर बाकी सारे दांत टूट गए हैं। राजा जब नींद से उठा तो उसे अपना सपने का ध्यान आया। फिर उसने सोचा कि मुझे यह सपना आया ही क्यों? मुझे तो आज तक ऐसा सपना नहीं आया। जरूर इस सपने का कोई मतलब है। राजा ने दरबार में जाकर फिर अपने दरबारियों से पूछा कि मुझे रात में यह सपना आया जिसमें मेरे एक दांत छोड़कर सारे दांत टूट गए। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इस सपने का कोई मतलब है जिसे मेरे पूर्वज मुझसे कहना चाहते हैं। जो मुझे इस सपने का मतलब समझाएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोचने लग गए। बीरबल आज बीमार था और आज वो दरबार में नहीं आया था। सब दरबारियों को लगा कि यह अच्छा मौका है कि हम राजा को अपना जवाब देकर उससे इनाम हासिल कर लें। बहुत से दरबारियों ने बहुत सारे उत्तर दिए पर राजा को कोई भी उत्तर पसंद नहीं आया। फिर सभी दरबारियों ने मिलकर आपस में बातचीत करके एक उत्तर निकाला। महाराज, सपने का यह मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे मरने से पहले मर जाएंगे। राजा यह जवाब सुनकर हैरान रह गया पर उसे फिर भी यह जवाब पसंद नहीं आया। बीरबल का जवाब। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। राजा ने बीरबल को भी अपना सपना बताया और राजा ने दरबारियों का दिया हुआ जवाब भी बताया। बीरबल ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आया और राजा को बोला, महाराज, इस सपने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी है और आप अपने सभी रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा उम्र जियोगे। राजा को यह जवाब बहुत पसंद आया और उसने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए कि बीरबल ने भी वही बोला जो उन्होंने बोला, पर फिर भी राजा को बीरबल का जवाब ही पसंद आया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना उत्तर सामने वाले को सुनकर उनके संदेश को समझकर और सोच समझकर देना चाहिए। हमें उसकी सोच को ध्यान में रखकर ही जवाब देना चाहिए और समझना चाहिए कि वो इस उत्तर से क्या चाहता है। कहानी 11। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा,
हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहाँ तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहांपनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तिहान लेने का उचित अवसर और इम्तिहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूं-कूं करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह, 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिनाए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले। सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूं-कूं करने की तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपनाह। उसी के बच्चे कूं-कूं करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी। मौलाना का सिर शर्म से झुक गया।
जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। कहानी 12। एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थ यात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूं। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं। अतः मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थीं। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई। मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूं। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थीं। मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ए बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहां से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा, जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है।